नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द लर्निंग एज। यूपी टेट 2026 के लिए पर्यावरणीय अध्ययन की विशेष सीरीज में आज हम हल करेंगे प्रैक्टिस सेट 4। सिलेबस के अनुसार तैयार किए गए इन 30 प्रश्नों की विशेषता ये है कि हम कम समय में सबसे ज़्यादा और सटीक जानकारी कवर करने वाले हैं। हर बार की तरह प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या भी आपको मिलेगी, तो उठा लीजिए अपना पेन और पेपर और चल दीजिए सफलता के इस सफ़र पर। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न है, भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार किसे होता है? ऑप्शंस हैं भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, लोकसभा का अध्यक्ष, भारत का महान्यायवादी, भारत का प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर है भारत का महान्यायवादी। संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत भारत के महान्यायवादी के पद का प्रावधान है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इनमें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं। भारत के प्रथम महान्यायवादी MC सीतलवाड़ थे। दूसरा प्रश्न है, मीना माता रोग निम्नलिखित में से किस धातु के विषाक्तपन यानी टॉक्सिटी के कारण होता है? ऑप्शंस हैं कैडमियम, पारा, सीसा, आर्सेनिक। इसका राइट आंसर है पारा। जल में पारा, मरकरी या विशेष रूप से मिथाइल मरकरी की अत्यधिक मात्रा के शरीर में पहुंचने से मीना माता रोग होता है। ये एक गंभीर न्यूरोलॉजिकल या तंत्रिका संबंधी विकार है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शंस है गंडक, चंबल, बेतवा, केन। इसका राइट आंसर है गंडक। गंडक नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है, बल्कि ये यमुना की सहायक नदी है। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो यमुनोत्री ग्लेशियर अर्थात उत्तराखंड से निकलती है और प्रयागराज में गंगा से मिलती है। टॉस, चंबल, बेतवा, केन और सिंध यमुना की प्रमुख सहायक नदियां हैं, जिनमें टॉस सबसे बड़ी सहायक नदी है। चौथा प्रश्न है, किम्बरले पठार किस महाद्वीप या देश में स्थित है? ऑप्शंस हैं कोलोराडो, ऑस्ट्रेलिया, कटंगा, पेंटागोनिया। इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। किम्बरले पठार उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित एक प्रमुख पठारी क्षेत्र है। दक्षिण अफ्रीका में किम्बरली नाम का एक शहर भी है, जो ऐतिहासिक रूप से अपने हीरे के खनन के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। पांचवा प्रश्न है, भारतीय वन्य जीव संस्थान किस जगह पर स्थित है? ऑप्शंस हैं देहरादून, शिमला, चंडीगढ़, अमृतसर। इसका राइट आंसर है देहरादून। भारतीय वन्य जीव संस्थान वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्थान है। यह संस्थान वन्यजीव अनुसंधान, जैव विविधता के संरक्षण और लुप्तप्राय प्रजातियों के प्रबंधन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करता है। छठा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला बुंदेलखंड पठार का भाग नहीं है? ऑप्शंस हैं हमीरपुर, ललितपुर, मिर्जापुर, झांसी। इसका राइट आंसर है मिर्जापुर।
मिर्जापुर जिला बुंदेलखंड पठार का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये विंध्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बुंदेलखंड पठार का विस्तार मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मध्य है। इसके तहत उत्तर प्रदेश के 7 जिले आते हैं, जिसमें जालौन, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, हमीरपुर, बांदा और महोबा शामिल है। सातवां प्रश्न है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस हैं ओडिशा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में भारत नेपाल सीमा के पास स्थित है। यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा और समृद्ध जैव विविधता वाला संरक्षित वन क्षेत्र है, जो विशेष रूप से बाघों, टाइगर्स और बारहसिंगा स्वैम्प डियर के लिए विश्व प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में इसके अलावा चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य भी स्थित है, जो कि चंदौली जिले में है। आठवां प्रश्न है, मैटूर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? ऑप्शंस हैं गंगा, कावेरी, महानदी, सतलज। इसका राइट आंसर है कावेरी। मैटूर बांध तमिलनाडु में कावेरी नदी पर निर्मित भारत के बड़े बांधों में से एक है। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के कोडगु या कुर्ग जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले ये तमिलनाडु में एक बड़ा डेल्टा बनाती है। अगला प्रश्न है, नासिक में कुंभ मेले का आयोजन किस नदी के तट पर होता है? ऑप्शंस हैं शिप्रा, नर्मदा, गोदावरी, ताप्ती। इसका राइट आंसर है गोदावरी। नासिक में कुंभ मेला गोदावरी नदी के तट पर लगता है। भारत में कुंभ मेला कुल 4 स्थानों पर आयोजित होता है। जैसे प्रयागराज में ये गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर होता है। हरिद्वार में ये गंगा नदी पर, उज्जैन में शिप्रा नदी पर और नासिक में गोदावरी नदी पर लगता है। 10वां प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध संध्या क्या था? ऑप्शंस हैं अखबार, भजन, राजनीतिक दल, धार्मिक संस्था। राइट आंसर है अखबार। संध्या बंगाल विभाजन 1905 के दौरान वर्ष 1906 में ब्रह्म बांधव उपाध्याय द्वारा शुरू किया गया एक प्रसिद्ध दैनिक बंगला अखबार था। भारत में पहला समाचार पत्र निकालने का श्रेय जेम्स ऑगस्टस हिक्की को जाता है, जिन्होंने 1780 में बंगाल गजट का प्रकाशन किया था। ग्यारहवां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या कितनी है? ऑप्शंस हैं 100 सदस्य, 110 सदस्य, 80 सदस्य, 104 सदस्य। राइट आंसर है 100 सदस्य। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल 100 सदस्य हैं। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत राज्यों में इसके गठन या समाप्ति का प्रावधान है। वर्तमान में भारत के केवल 6 राज्यों उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विधान परिषद का अस्तित्व है। इसका सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। बारहवां प्रश्न है, भारतीय ध्वज संहिता किस वर्ष से प्रभावी हुई? ऑप्शंस हैं 26 जनवरी 2001 से, 26 जनवरी 2002 से, 15 अगस्त 2001 से, 15 अगस्त 2002 से।
इसका राइट आंसर है 26 जनवरी 2002 से। भारतीय ध्वज संहिता 26 जनवरी 2002 से प्रभावी हुई। इसके तहत सभी नागरिकों और निजी संस्थाओं को भी ससम्मान राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार मिला। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था, जिसे संविधान सभा को हंस मेहता ने भेंट किया था। भारत का प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा श्यामलाल गुप्त पार्षद द्वारा रचित है। तेरहवां प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा जन गण मन के हिंदी संस्करण को राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? ऑप्शंस हैं 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949। इसका राइट आंसर है 24 जनवरी 1950। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बांग्ला में रचित जनगणमन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगान स्वीकार किया। इसके गायन की कुल अवधि 52 सेकंड है। इसे सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। चौदहवां प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शंस हैं 2005 में, 2010 में, 2015 में, 2018 में। इसका राइट आंसर है 2010 में। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत 18 अक्टूबर 2010 को एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। एनजीटी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के बचाव से संबंधित मामलों का त्वरित और प्रभावी निपटारा करना है। पंद्रहवां प्रश्न है, भारत में अंतरराज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री। इसका राइट आंसर है प्रधानमंत्री। अंतरराज्यीय परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के लिए संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत राष्ट्रपति इस परिषद की स्थापना कर सकते हैं। पहली बार इसका गठन वर्ष 1990 में सरकारिया आयोग की सिफारिशों पर किया गया था। सोलहवां प्रश्न है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु किस प्रकार के पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं? ऑप्शन है गेहूं, धान, दलहन, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है दलहन। नाइट्रोजन स्थिर करने वाले जीवाणु जैसे राइजोबियम मुख्य रूप से दलहनी फसलों की जड़ों में पाए जाते हैं। ये जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में बदलकर पौधों को उपलब्ध कराते हैं और बदले में पौधे इन्हें पोषण प्रदान करते हैं। सत्रहवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक खाने योग्य कवक है? ऑप्शंस हैं एगेरिकस, पॉक्सीनिया, म्यूकर, राइजोपस। इसका राइट आंसर है एगेरिकस। एगेरिकस मशरूम की एक प्रजाति है जिसकी कई किस्में जैसे एगेरिकस बिस्फोरस खाने योग्य होती हैं और दुनिया भर में भोजन के रूप में उपयोग की जाती हैं। 18वां प्रश्न है, भारत में मैंग्रोव वनस्पति या पौधे मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन है हिमालय,
सुंदरवन, रेगिस्तान, वर्षावन। इसका राइट आंसर है सुंदरवन। मैंग्रोव वन मुख्य रूप से तटीय खारे या अर्ध खारे पानी वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भारत में इनका सर्वाधिक विकास पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में है। इसके अलावा ये महानदी, कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। उन्नीसवां प्रश्न है, अमरबेल निम्नलिखित में से किसका एक सटीक उदाहरण है? ऑप्शंस हैं स्वपोषी, सहजीवी, मृतोपजीवी, परजीवी। इसका राइट आंसर है परजीवी। अमरबेल में क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए ये अपना भोजन खुद नहीं बना सकती। ये पीले रंग के धागे जैसी संरचना होती है जो दूसरे पौधों यानी पोषक या होस्ट पर लिपट कर उनसे अपना तैयार भोजन और पोषण प्राप्त करती है। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे जंतुओं और पौधों के बीच की संयोजी कड़ी कनेक्टिंग लिंक माना जाता है? ऑप्शंस हैं अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास। इसका राइट आंसर है यूग्लिना। यूग्लिना में पौधों की तरह क्लोरोप्लास्ट होता है, जिससे ये प्रकाश में अपना भोजन स्वयं बना सकता है, जबकि प्रकाश न होने पर यह जंतुओं की तरह व्यवहार करता है। इक्कीसवां प्रश्न है, ओजोन परत के क्षरण या डिप्लेशन के लिए मुख्य रूप से किस प्रकार का प्रदूषण उत्तरदायी है? ऑप्शंस हैं जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। इसका राइट आंसर है वायु प्रदूषण। ओजोन परत का क्षरण वायुमंडल में मौजूद कुछ विशिष्ट गैसीय प्रदूषकों जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइलोन्स आदि के कारण होता है। ये गैसें वायु प्रदूषण का हिस्सा हैं जो समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंचकर ओजोन अणुओं को नष्ट करती हैं। बाईसवां प्रश्न है, वर्तमान में भारत के केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री निम्न में से कौन है? ऑप्शंस हैं श्री अनुराग सिंह ठाकुर, श्री हरदीप सिंह पुरी, श्री किरेन रिजिजू, डॉक्टर मनसुख मांडविया। इसका राइट आंसर है डॉक्टर मनसुख मांडविया। वर्तमान केंद्रीय मंत्रिमंडल में डॉक्टर मनसुख मांडविया युवा मामले और खेल मंत्रालय के मुख्य कैबिनेट मंत्री हैं। इनसे पहले इस मंत्रालय का कार्यभार श्री अनुराग सिंह ठाकुर के पास था। 23वां प्रश्न है, ओडिशा की प्रसिद्ध रथ यात्रा किस भगवान से संबंधित है? ऑप्शंस हैं भगवान राम से, भगवान विष्णु से, भगवान शिव से, भगवान जगन्नाथ से। इसका राइट आंसर है भगवान जगन्नाथ से। पुरी ओडिशा की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ, श्री कृष्ण, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा से संबंधित है। वैष्णव मान्यताओं के अनुसार इन्हें राधा कृष्ण का युगल प्रतीक भी माना जाता है। ये उत्कल प्रदेश के प्रधान देवता हैं। चौबीसवां प्रश्न है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शंस हैं अंटार्कटिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका। इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया।
ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्वी तट पर स्थित वहां की सबसे लंबी और प्रमुख पर्वत श्रेणी है। इस पर्वतमाला और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर माउंट कोसियस्को है, जिसकी ऊंचाई 2228 मीटर है। 25वां प्रश्न है, दक्षिण पूर्वी यूरोप के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस हैं टैगा, टुंड्रा, मीडोज, स्टेपीज। इसका राइट आंसर है स्टेपीज। दक्षिण पूर्वी यूरोप और यूरेशिया के शीतोष्ण घास के मैदानों को स्टेपीज कहा जाता है। ये मैदान दोनों गोलार्धों में 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री अक्षांशों के बीच पाए जाते हैं। जैसे उत्तरी अमेरिका में इन्हें प्रेरी और अर्जेंटीना में इन्हें पंपास कहते हैं। छब्बीसवां प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? ऑप्शंस हैं माउंट कोटोपैक्सी, माउंट एटना, माउंट एकांकागुआ, माउंट किलिमंजारो। इसका राइट आंसर है माउंट एकांकागुआ। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ है, जिसकी ऊंचाई 6960 मीटर है। यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला इंडीज का हिस्सा है, जो कि एक नवीन मोड़दार यानी फोल्ड पर्वतमाला है। 27वां प्रश्न है, भ्रूण को पोषण किसके माध्यम से प्राप्त होता है? ऑप्शंस हैं प्लेसेंटा, अंडाशय, फैलोपियन ट्यूब, एमनियोटिक थैली। इसका राइट आंसर है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा, जिसे हिंदी में अपरा भी कहा जाता है, गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय यूट्रस के भीतर विकसित होने वाला एक अत्यंत महत्वपूर्ण और अस्थायी अंग है। माता द्वारा ग्रहण किए गए भोजन से ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, विटामिन और अन्य आवश्यक पोषक तत्व प्लेसेंटा के माध्यम से ही भ्रूण तक पहुंचते हैं। 28वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? ऑप्शन है मछलियां, तीर धनुष, गंगा यमुना नदियां, शेर। इसका राइट आंसर है शेर। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह लोगों में एक वृत्त के भीतर 2 मछलियां जो कि अवध के नवाबों का प्रतीक है, एक तीर धनुष जो कि भगवान श्री राम का प्रतीक है, और नीचे बहती हुई गंगा यमुना नदियां शामिल हैं। इसमें शेर या सिंह शामिल नहीं है, वो भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में होता है। उनतीसवां प्रश्न है, मानव रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? ऑप्शन हैं पैराथार्मोन, थायरोक्सिन, प्रोलैक्टिन, सोमेटोट्रोपिन। इसका राइट आंसर है पैराथार्मोन। पैराथार्मोन रक्त में कैल्शियम और फास्फेट के स्तर को नियंत्रित और विनियमित करता है। यह हार्मोन गले में थायराइड ग्रंथि के पीछे स्थित पैराथायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। लास्ट प्रश्न है, वर्षा के जल को एकत्रित करके भविष्य में उपयोग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस हैं जल चक्र, वर्षा जल संचयन, जल शोधन, भूजल रिचार्ज। इसका राइट आंसर है वर्षा जल संचयन। छतों या खुले मैदानों से बारिश के पानी को विशेष गड्ढों
या टैंकों में इकट्ठा करना वर्षा जल संचयन या रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है। इससे भूजल का स्तर बढ़ता है और पानी की कमी के दिनों में इसका उपयोग किया जा सकता है। तो ये था हमारा ईवीएस का चौथा प्रैक्टिस सेट। वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल द लर्निंग एज को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।